हेलो स्टूडेंट, आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन इस पुस्तक में, जो कि हमारी प्रांतीय पुस्तक लगी हुई है, इसमें हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, सिंचाई और कृषि। दूसरा का चैप्टर हमें पढ़ना है कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं और हम देखते हैं कि खेतों में हमारे बहुत सारे किसान काम करते हैं। कहते हैं फसल को बोना, काटना, अनाज लाना, ये सब हम कृषि के अंतर्गत आते हैं। कृषि हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी जो है प्रक्रिया है और हमारे देश का प्रमुख आधार भी कृषि है। और हमारे देश की लगभग 56 जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित उद्योगों से जुड़ी हुई है। और कृषि के बारे में हम पहले ही आपको एक वीडियो में बता सकते हैं। अब हम आपको हमारी प्रमुख उपजें कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताएंगे। हमारे देश की प्रमुख उपज है चावल, गेहूँ, दाल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट आदि। ये सब हमारे देश की प्रमुख उपजें हैं। इन प्रमुख उपजों में कौन कौन से क्षेत्रों में ये उपज होती हैं और इनके लिए कौन कौन सी भौगोलिक अवस्थाएँ आवश्यक होती हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं चावल। तो हमारी प्रमुख उपज है चावल। चावल जो है विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन भारत करता है। चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक अवस्थाएं आवश्यक होती हैं? तापमान आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए तापमान जो है वो करीब करीब नहीं होता है, तो तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक गर्मी चाहिए। और पानी की तो 200 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए उपजाऊ चिकनी मिट्टी चाहिए और जिससे कि चावल की खेती जो है अच्छी प्रकार से हो। और चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, जैसा कि आप लोग इस नक्शे में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय आदि में चावल आते हैं। सबसे अधिक चावल जो है पश्चिम बंगाल में होता है। और चावल जो हमारे देश की प्राचीन काल से ही चावल जो है हमारे देश की एक प्रमुख उपज है। और अधिकतर सभी हमारे देश के अधिकतर भागों में जो है देश के चावल जो है एक प्रमुख खाद्यान्न के रूप में उपयोग में लाया जाता है। हमारे देश की एक प्रमुख उपज है और ये प्रमुख खाद्यान्न उपज है। देश के सभी भागों में है। गेहूँ को ही खाद्यान्न के रूप में प्रयोग में अधिकतर लोग गेहूँ का ही प्रयोग करते हैं। कुछ देश ऐसे हैं, कुछ हमारे देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गेहूं का नहीं चावल अधिक खाते हैं, लेकिन अधिकतर देश ऐसे हैं जहाँ पर गेहूं का अधिक उपयोग होता है। तो विश्व में गेहूं के उत्पादन देशों में भारत का दूसरा स्थान है। इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक अवस्था चाहिए जिससे कि गेहूं की खेती अच्छी प्रकार से होती है? दोमट मिट्टी बहुत अधिक आवश्यक है गेहूँ की कृषि के लिए। इसके लिए वर्षा समान होनी चाहिए, इसीलिए इसमें गेहूँ की कृषि के लिए सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कभी कभी बरसात होती है और कभी कभी बरसात नहीं होती है। लेकिन पकते समय जो है अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं जो है उत्पन्न उत्तर प्रदेश में होता है। और आप सभी लोग जानते हैं आपके घर में रोटियां किससे बनती हैं? गेहूं से ही बनती हैं। तो आप अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गेहूँ के उत्पादन के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, उत्पादित क्षेत्र जहाँ गेहूँ अधिक पैदा होता है, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएँ आवश्यक। अब आप देखते हैं जब आप दोपहर का भोजन करते हैं तो जब आपकी थाली आती है भोजन की, तो उसमें दाल ज़रूर होती है, क्योंकि बिना दाल के जो है भोजन जो है वो अधूरा होता है। और दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो दाल हमारे शरीर के पोषण के लिए बहुत आवश्यक है। दाल कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है, दाल के लिए कौन कौन सी भौगोलिक अवस्थाएँ आवश्यक है, ये हम आज जो है आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसके लिए दालों के लिए प्रत्येक प्रकार की मिट्टी जो है बहुत आवश्यक होती है। समान वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन दालों के लिए जहाँ दालें उत्पन्न होती हैं वहाँ तापमान का कुछ अधिक आवश्यक होता है। तापमान अधिक होना चाहिए, तो वहीं दालें अच्छी होती हैं। और दालों की पैदावार जो है अधिक होती है, वो सभी प्रकार की मिट्टियों में दालें अच्छी तरह से उत्पन्न हो जाती हैं। प्रमुख उत्पादक देश हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब हम आते हैं, देखिए जब आप चाय पीते हैं तो चाय में आप क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। चीनी किससे बनती है? और मिठाइयाँ जो होती हैं, मिठाइयाँ सबको बहुत पसंद है। हमारे यहाँ जब कोई उत्सव या त्यौहार होता है तब भी मिठाइयों की आवश्यकता होती है। तो मिठाइयाँ किससे बनती हैं? हाँ, तो बच्चों मिठाइयों में जो मीठेपन के लिए डाला जाता है वो चीनी डालते हैं। और चीनी किससे बनती है? गन्ना से। तो हम गन्ना कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, गन्ने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक आवश्यकताएँ आवश्यक हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो गन्ने के लिए उपजाऊ मिट्टी
गर्म जलवायु और नम, गर्म और नम दोनों ही जलवायु की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर केवल गर्म जलवायु होगी तो गन्ना का उत्पादन अच्छा नहीं होगा, केवल बरसात ही होगी तब भी गन्ना नहीं उत्पादित हो जाएगा। गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हमारे देश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और गुजरात। यहाँ पर गन्ना जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। भारत जो है गन्ना के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में जो है 6ठे स्थान पर पाया जाता है। हाँ तो बच्चों, जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है या सबसे पहले हम नाश्ते में लेते हैं तो क्या लेते हैं? चाय लेते हैं। तो अब आपके मन में विचार आता होगा कि चाय हमें किससे प्राप्त होती है? चाय हमें बागानों से प्राप्त होती है। बागान जो है, चाय के बागान लगाए जाते हैं। अब आपके मन में ये भी विचार होगा कि चाय सबसे पहले कहाँ पी जाती थी, कहाँ ये पौधा उत्पन्न हुआ। तो हम आपको ये इसके लिए जानकारी के लिए बता दें कि विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय की खेती करनी शुरू की थी, और इसके बाद अंग्रेज़ों ने सन 1829 में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असम में चाय की खोज की। तब से ही हमारे देश में चाय को जो है वो प्रचलन में आ गया है। चाय को पहले केवल एक औषधि के रूप में ही उपयोग करते थे, बाद में ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आ गया है। अब चाय के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? जब आपको ये भी जानकारी बहुत अधिक आवश्यक है कि चाय कहाँ कहाँ पैदा होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि चाय कहाँ पैदा होती है तो आप उन क्षेत्रों के नाम बता सके कि चाय जहाँ पर पैदा होती है। सबसे अधिक चाय जो है असम में पैदा होती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के पहाड़ी क्षेत्र। लेकिन सबसे अधिक चाय के लिए जो आवश्यक है वो है ढालू पहाड़ी ढाल। अगर पहाड़ी ढाल होगी वहीं पर चाय जो अच्छे से पैदा होती है, क्योंकि चाय की खेती, जो चाय के पौधे होते हैं, अगर वहाँ पर पानी रह जाता है तो उसकी जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं, और इसलिए जड़ें गल जाती हैं और पौधा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है, पौधे जो है नष्ट हो जाते हैं। चाय एक अब हमारे देश का एक प्रमुख पेय पदार्थ बन सकता है। इसी तरह एक दूसरा पेय पदार्थ है वो है कॉफ़ी, जिसे और कहवा भी पेय पदार्थ है। तो चाय की तरह ये भी एक पेय पदार्थ है। इसके मुख्य उत्पादक देश भारत में जो है वो कर्नाटक है, जहाँ पर कहवा अच्छी, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक ऐसे देश हैं जहाँ पर भी कहवा का उत्पादन भी होता है। हाँ तो कृषि से हमें जो भी उत्पादित वस्तु होती है, कृषि से जो भी उत्पादन होता है उससे क्या होता है? सरकार को आय प्राप्त होती है। तो आप सवाल उठता है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? इसके बारे में भी हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान जितनी भी उत्पादित वस्तुएं व सेवाओं का सकल जो मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। यह राष्ट्रीय आय किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है कि किसी भी देश का स्तर कितना ऊंचा है या कितना नीचा है। राष्ट्रीय आय से ही हमें पता चलता है। अब दूसरा आप कहेंगे कि नकदी फसल किसे कहते हैं? दूसरों के उपयोग अर्थात विक्रय के लिए उत्पादित जो फसलें होती हैं उन्हें हम नकदी फसल कहते हैं, और इनसे जो हमें आय प्राप्त होती है वो नगद आय कहलाती है। इसका उपयोग कृषक स्वयं नहीं करता है बल्कि इसका विक्रय के लिए इनका उत्पादन करता है। तो नकदी फसल में हमारी कपास, जूट, गन्ना ये अधिकतर नकदी फसल में आती हैं। अब आप लोगों ने कभी कभी किसानों से पूछा है कि उन्हें खेती करने में कौन कौन सी समस्याओं की आवश्यकता होती है? खेती करने में किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, बाढ़ हो जाती है तो उनकी जो फसल जो है नष्ट हो जाती है। कभी सूखा पड़ गया तो उनकी फसल नष्ट हो जाती है। कभी उन्हें अच्छे बीज नहीं मिलते हैं, कभी समय से उन्हें खाद नहीं मिलती है, जिससे कि उन्हें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि किसानों के खेत जो है छोटे छोटे बिखरे हुए होते हैं, जिससे कारण किसानों को कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है। कभी कभी पशुओं से बीमारी फैलने से कृषि कार्य बाधित हो जाता है। इस प्रकार उनके ऊपर, उनकी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनकी कृषि की बहुत सारी समस्याएं उनके सामने उत्पादित हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि उन्हें यहाँ पे उनकी फसल तो उन्हें अच्छी हो गई लेकिन उन्हें सही से उनकी नगद मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई है, जिसमें भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय नीति घोषित की गई है और जिसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है। ऐसे किसान को, ऐसे विकास को प्रोन्नत करना है, ऐसे किसानों को प्रोन्नत करना है जिससे हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो सके, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके, किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान हो, यानी कि जो भी उत्पादित हुआ है उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य मिले। ये सब राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत इस पर विचार किया जाता है।
तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि किसानों की प्रमुख समस्या होती है, उनके खेत जो बिखरे बिखरे होते हैं, उनको फसल उगाने में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है चकबंदी। अब चकबंदी किसे कहते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती है, तो इस पर लागत भी ज़्यादा आती है। इसलिए चकबंदी द्वारा किसानों के जो दूर दूर बिखरे हुए खेत होते हैं, उन सबको एक चक के रूप में एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है। इस तरह से किसानों के समय की भी बचत होती है, लागत भी कम लगती है, और उनकी जो बिखरे हुए खेतों की जो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। किसानों की एक समस्या बताई थी, वो सूखा की समस्या होती है। तो इस जब समय से पानी नहीं बरसता है, क्योंकि भारत का जो वातावरण है वो कैसा है? मौसमी वातावरण है। कभी पानी बरसता है, कभी नहीं बरसता है। यहाँ का अनिश्चितकालीन वर्षा होती है, कभी कभी समय से पहले हो जाती है, कभी समय के बाद होती है। तो इस समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई है। अब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपने देखा होगा कि किसान अधिकतर अपने खेतों में पानी किससे देते हैं? ट्यूबवेल से देते हैं। तो ट्यूबवेल से सिंचाई की व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा ट्यूबवेल से की जाती है। बहुत सारी नहरें भी निकाली गई हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर, जिसने कि राजस्थान को एक हरा भरा क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतर नहरों तक के द्वारा ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई होती है, लेकिन दक्षिण भारत में अधिकतर जो है सिंचाई वो तालाबों से की जाती है, क्योंकि यहाँ पर तालाब अधिक मात्रा में है। तो हम सिंचाई किस किस से करते हैं? ट्यूबवेल से करते हैं, नहरों के द्वारा करते हैं, तालाबों के द्वारा सिंचाई की सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है। हमने आपको बताया था कि सिंचाई के लिए नहरें, कुआं, नलकूप, तालाब आदि से सिंचाई होती है। दक्षिण भारत में अधिकतर तालाबों से सिंचाई होती है, बताया था अभी आपको। लेकिन आधुनिक युग में कुछ आधुनिक विधियों का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एक विधि है ड्रिप सिंचाई पद्धति, जिसे कि हम टपक सिंचाई पद्धति भी कहते हैं, और दूसरी सिंचाई पद्धति है स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति, यानी कि छिड़काव। ये सिंचाई की प्रचलित विधियाँ हैं, जिनसे कि पानी कम लगता है और अधिक नष्ट भी नहीं होता है। बागानी फसलें जैसे फल, फूल, साग सब्जी आदि सिंचाई टपक पद्धति के द्वारा की जाती है, जबकि खाद्यान्न जैसे कि गेहूँ, मटर इत्यादि फसलों की सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति के द्वारा की जाती है। ये दोनों पद्धतियाँ भारत में मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रयोग में ली जाती हैं। इन सिंचाई पद्धतियों से सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसल अच्छी होती है। अब एक समस्या हमने आपको बताई थी किसानों की, अच्छे बीज की समस्या या फिर रासायनिक खाद की समस्या। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उपज बहुत अधिक भारत में हो, इसके लिए हरित क्रांति नाम से एक जो है योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गेट ने किया था। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर विलियम गेट ने किया था, और वर्ष 1966 और 67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का जो हरित क्रांति कार्यक्रम चलाया गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई, आधुनिक यंत्रों का उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना है। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब हरित क्रांति की प्रमुख बातें क्या क्या हैं, यह भी आपको बताते हैं। हरित क्रांति के लिए मुख्य तत्व या मुख्य कारक या मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अधिक उपज के लिए हमें उन्नत बीजों का प्रयोग करना है। गेहूं की उन्नत किस्में जैसे कि सरबती, सोनारा, कल्याण सोना, हीरा, ये गेहूं की उन्नत किस्में हैं। और जिसमें कि हीरा धान की किस्म है। IR, ताइचुंग, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती किस्मों का भी उपयोग धान की कृषि के लिए किया जाता है। इसके बाद रासायनिक खादों का प्रयोग इसमें हरित क्रांति के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें कि अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर
फास्ट, पोटेशियम सल्फेट आदि रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, इनका भी उपयोग करके कृषि उपज को बढ़ाया जाता है। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नहरें, नलकूपों, तालाबों आदि का कार्य करना, आदि बनाना, अधिक से अधिक नलकूप बनाना, नहरें निकालना, जिससे कि कृषि उपज के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। और आज इन्हीं कारणों से हरित क्रांति के माध्यम से आज हमारा देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और दूसरे देशों को भी खाद्यान्न अधिक से अधिक खाद्यान्न निर्यात करता है।